हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, बांग्लादेश हेट्स इंडिया, इंडिया आउट कैंपेन इन बांग्लादेश एक्सप्लेन्ड। हो गया। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मालदीव के बाद एक और देश में भारत को हेट मिल रही है और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी इंडिया आउट के नारे लगा रही है। कश्मीर में बनी शॉल्स को फेंक रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं। उनके रिलीजियस लीडर्स हिंदू टेक्स्ट को पॉर्न से कंपेयर कर रहे हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारने के बाद बांग्लादेश में लोग भारत की हार को सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या बांग्लादेश भारत से नफरत करता है? उन्हें आजादी दिलाने में मदद करने के बावजूद क्या आज वहाँ के लोग भारत को दोस्त नहीं मानते? क्या मालदीव्स के बाद बांग्लादेश में जिनको हिस्ट्री पता है वो मानते हैं, बाकी नहीं। बस एक कोइंसिडेंस है या जियोपॉलिटिक्स न्यू जनरेशन नहीं कर रही। समझते हैं आज के इस वीडियो में। सीधा पॉइंट पर आते हैं। बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस ने देखा कि मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चला और इसी कैंपेन के बेसिस पर आई डोंट थिंक उनका ये रीजन था, बट देयर आर अदर रीजंस। बांग्लादेश को भी इंस्पायर कर रहा है। यानी अगर पावर पानी है तो एक विलन बनाना जरूरी है जिससे फाइट करने के लिए पूरा कैंपेन चलाया जा सकता है। और मालदीव्स की तरह बांग्लादेश की ऑपोजिशन रिलीजियस माइंडेड हो रहा है। इज नॉट द रीजन है भारत। लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन हो रही है, खत्म हो चुके हैं। सबको बोलना चाहिए क्लियरली। चौथी बार बांग्लादेश में इलेक्ट होकर आई है। वोटर टर्नआउट सिर्फ 40% ही था और ऑपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शंस को बॉयकॉट ही किया था क्योंकि उनका मानना है कि बांग्लादेश में फेयर इलेक्शंस नहीं होते। तो अगर इलेक्शंस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं तो ये कैंपेन क्यों? इस सवाल के जवाब तक हम इस वीडियो के एंड में अब इलेक्शन कब हो रहा है उनका। लेकिन सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। बांग्लादेश ऑन पेपर तो एक डेमोक्रेसी है, लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश एक सिंगल डोमिनेंट पार्टी की पॉलिटिकल सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। जैसे चाइना में सीसीपी है या फिर सिंगापुर में पीपल्स एक्शन पार्टी, वैसे ही बांग्लादेश में अवामी लीग है। शेख हसीना दुनिया की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट है जो पिछले 15 सालों से बांग्लादेश की पीएम है और इस साल भी इलेक्ट होकर आई हैं। तो इलेक्ट हो रही है। बांग्लादेश के इनके फादर ही थे जिन्होंने इंडिया के साथ अच्छे फ्रेंड्स थे। मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। इनके फादर शेख हसीना उन्हीं की बेटी है। बांग्लादेश की आजादी के बाद उनको हिस्ट्री पता है कि इंडिया ने हेल्प किया था। इलेक्शंस हुए और तब रहमान प्राइम मिनिस्टर बने और वो भी कैसे? 300 में से 293 सीट्स जीतकर। लेकिन उनकी सरकार 1975 में गिरा दी गई। 1975 में उनका असैसिनेशन हुआ और बांग्लादेश एक मिलिट्री रूल में चला गया। इसी दौरान 1978 में जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी फॉर्म की। 1981 में उनके असैसिनेशन के बाद उनकी विडो इस पार्टी की लीडर बनी। 1975 से 1990 तक बांग्लादेश मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी का एक वियर्ड मिक्स था। 1991 में पार्लियामेंट्री सिस्टम बांग्लादेश में लौट आई, लेकिन ये सिस्टम परफेक्ट नहीं थी। इलेक्शंस रिग्ड इलेक्शंस हुआ करते थे। फरवरी 1996 में इलेक्शंस हुए जो सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट किए। एज अ रिजल्ट बीएनपी 300 में से 278 सीट्स जीती। पूरे देश में लोग स्ट्राइक पर चले गए और एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुई। सिर्फ 12 दिनों में सरकार गिर गई और एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट फॉर्म हुई। फिर से इलेक्शंस हुए और इस बार रिजल्ट एग्जैक्टली उल्टा था। अवामी लीग 330 में से 146 सीट्स जीती और शेख हसीना पीएम बनी। अब 2009 से लेकर आज तक शेख हसीना ही पावर में है। ये हिस्ट्री समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे रिग्ड इलेक्शंस होने के आरोप तब अवामी लीग लगाती थी, वैसे ही कुछ आरोप आज बीएनपी लगाती है। जैसे अवामी लीग ने तब इलेक्शंस बॉयकॉट किए थे, वैसे ही बीएनपी अब इलेक्शंस बॉयकॉट करती है। तो कंक्लूजन क्या है? बांग्लादेश का पॉलिटिक्स इलेक्शन से ज्यादा मिलिट्री को बॉयकॉट और प्रोटेस्ट से मोटिवेटेड होता है। यहाँ डेमोक्रेसी तो है लेकिन ऑपोजिशन मिसिंग है। आज की बात करता है। आज भी बांग्लादेश में वन साइडेड इलेक्शंस होता है। इस साल के इलेक्शन में सिर्फ 40% लोगों ने ही वोट दिए और 300 सीट्स में से 216 सीट्स अवामी लीग ने जीते। कुछ लोग कहते हैं कि अवामी लीग इलेक्शंस फेयर है ऐसा दिखाने के लिए डमी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े करता है जिनके अगेंस्ट उन्हीं के खुद के कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। इलेक्शंस रिग करने के, डेमोक्रेसी को मारने के काफी नूब तरीके भारत अपनाता है। अगर एक्सपर्ट तरीके जानने हैं तो हम हमारे नेबर से सीख सकते हैं। यानी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। एक,
कि बांग्लादेश में फेयर इलेक्शंस होते नहीं, या 2 बांग्लादेश का ऑपोजिशन फेयर इलेक्शंस में शेख हसीना को हरा सकता है नहीं। क्या आपको पता है कि इस इंडिया आउट कैंपेन में सबसे फनी बात क्या है? ये कैंपेन जो इंसान चला रहा है वो इंसान खुद बांग्लादेश से बाहर है, बांग्लादेश से आउट है। ये है तरीक रहमान, जो बीएनपी का एक मेन लीडर है, लेकिन खुद फरार है और अपने ही देश से भागकर यूके में बैठे बैठे कैंपेनिंग करता है। उस पर खुद मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसी ने पिछले साल हिंदू स्क्रिप्चर्स को पॉर्न टेक्स्ट से कंपेयर किया था। वो कहते हैं उन्हें पैराशूट ऑयल को बॉयकॉट करना चाहिए, फॉर्चून रिफाइंड ऑयल या हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन उन्हें कौन बताएगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक इंडियन ब्रांड है ही नहीं। लोकल शॉपकीपर्स कहते हैं कि बांग्लादेशी लोग पैराशूट नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो एक इंडियन ब्रांड है। इस समय बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का हो रहा है, लेकिन इसका असली टारगेट शेख हसीना है। शेख हसीना ट्रेडिशनली भारत के काफी क्लोज रही है। उन्होंने अपने पिता के असैसिनेशन के बाद 6 साल भारत में बिताए। बांग्लादेश में बढ़ते एंटी इंडिया सेंटिमेंट से ऑपोजिशन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे 1996 में चुनाव में जीतने के बाद ही बीएनपी की सरकार प्रोटेस्ट की वजह से गिरी थी, वैसे ही आज शेख हसीना की सरकार गिर सकती है। यानी इन सारी बातों का कनेक्शन भारत से ज्यादा बांग्लादेश के खुद के इलेक्शन प्रोसेस से है। बीएनपी कहता है कि भारत बांग्लादेश के इलेक्शंस में इंटरफियर करता है, यानी हिपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं है। इलेक्शंस बॉयकॉट करे वो, और फिर उल्टा घूमकर कहे कि हम इलेक्शंस जीते क्यों नहीं। बॉयकॉट सिर्फ एक बहाना है, असली ऑब्जेक्टिव लोगों को भड़काना है, शेख हसीना को एक प्रो इंडिया लीडर दिखाना है। लेकिन जिस देश की 90% लैंड बॉर्डर भारत से शेयर्ड है, जिनके कल्चरल और ट्रेडिशनल टाइज हमसे ही है, जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज एक इंडियन लैंग्वेज है, जिनका दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत है, उनके लिए प्रो इंडिया होना ही फायदेमंद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं? ये बॉर्डर पाकिस्तान और भारत की 3300 किलोमीटर लंबी बॉर्डर से भी बड़ी है। वैसे ही हम दो देश 54 नदियों का पानी शेयर करते हैं। बांग्लादेश में राइस, अनियन, सॉल्ट, अलग अलग स्पाइसेस, वेहिकल्स, पेपर, रबर, आयरन और स्टील, यहाँ तक चाय भी भारत से आती है। इनफैक्ट बांग्लादेश की सबसे पॉपुलर डीलर बजाज है। बांग्लादेश अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, जिसके लिए लगने वाला कॉटन भारत से आता है। आंकड़ों की बात करें तो भारत $12 बिलियन के गुड्स बांग्लादेश को भेजता है। तो इस हेट से भरे पॉलिटिक्स का नुकसान भारत के कुछ ट्रेडर्स को होगा जरूर, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश के कंज्यूमर्स को होगा। इनको पूछो बांग्लादेश वालों को जो एंटी इंडिया हो रहे हैं कि पाकिस्तान का देख लिया हालत, उन्होंने ट्रेड बंद किया था, अब बार बार वो बोलते हैं हमें ट्रेड करना है इंडिया से, और इंडिया कहता है गेट आउट पाकिस्तान। अब तुमको ट्रेड बंद करना है तो अपना फ्यूचर यहाँ जाकर देख लो। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने मालदीव को देखा उसे लगा वो अच्छा मुझे ट्रिक पता लगी है, ऐसा नहीं है। ऑपोजिशन उसी चीज को यूज कर रहे हैं। जो है कि रिलीजियस फैनेटिज्म आ रहा है। अगर किसी भी कंट्री में 99% के लोग एक ही रिलीजन के होते हैं, रिलीजियस फैनेटिक बन जाते हैं, तो उनको डाइवर्सिटी का मतलब नहीं पता होता, उनको डाइवर्सिटी की पावर नहीं पता होता। और वो साथ वाला देश देखते हैं जो इतना ह्यूज देश है, उसमें डिफरेंट रिलीजन है देन देयर्स, तो उसके लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो अभी जो भी हो रहा है, मालदीव में जो भी हो, रिलीजन बेस्ड है, बांग्लादेश में रिलीजन बेस्ड है, पाकिस्तान में रिलीजन बेस्ड है, हर जगह रिलीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि और साथ में उनमें डाइवर्सिटी, उन कंट्रीज में डाइवर्सिटी है नहीं। और साथ में जो ऑपोजिशन है या वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं जो एंटी इंडिया हैं, वो चाइना की गोदी में जा रहे हैं, क्योंकि उनको वहां से चाइना पैसा दे रहा है। जैसे चाइना यूएन में लोगों को खिला रहा है ना, अभी न्यूज आई थी, ये वैसे ही इन लोगों को खिला खिला के घूस देते जा रहे हैं और उनसे ये सब काम करवा रहे हैं ताकि इंडिया से दूर होता जाए बांग्लादेश, चाइना के पास जाता जाए और फिर चाइना इनको खा जाए। करेक्ट, इवेंचुअली होगा ये कि सारी कंट्रीज को चाइना खा जाएगा। जो इस टाइप के हैं, जिनके देश में लोग उस टाइप के हैं, Correct. जो अपना फायदा देख रहे हैं, अपने देश का नहीं फायदा देखते, हिस्ट्री नहीं देखते, हिस्ट्री भूल जाते हैं, लोग क्या एहसान किए किसी देश ने वो भूल जाते हैं, तो उनका नतीजा पाकिस्तान की तरह ही होएगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गवर्नमेंट इसमें बिलीव करती है तो वो इंपोर्ट करना इंडिया से बंद कर दे बंद। और फिर महंगा। मुझे याद है चाइना कि से। इनकी जब ये एक बारी आई थी तो ये बोल रही थी कि हमारे पास प्याज की बहुत कमी हो रही है, आप प्लीज हमें प्याज भेज दो।
तो ये जरा बंद करें, फिर इनको पता चलेगा महंगा लेना दूसरी जगहों से, फिर अपने आप आके फिर बोलेंगे नहीं हमें ट्रेड करना है, फिर इंडिया बोलेगा नो थैंक यू सो मच, तुमसे ट्रेड नहीं करना हमें। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।